आज हम बात करेंगे 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव की। जी हां, महाराष्ट्र और हरियाणा में कल चुनाव प्रचार थम जाएगा। उसके पहले सबसे सटीक विश्लेषण के साथ ओपिनियन पोल लेकर हम आए हैं। हमारे साथ राकेश पांडे भी होंगे, जो तमाम आंकड़ों के साथ, ग्राफिक्स के साथ आपको ढेर सारी जानकारियां देंगे। और हमारा जो सैंपल साइज है वो लगभग 5000 लोगों का मूड जाना गया। उसके बाद ये सबसे सटीक सर्वे लेकर इंडिया न्यूज पर हम आए हैं। आगे के लिए मैं आपको लिए चलता हूं राकेश के पास। जी हां, राकेश पांडे बताएंगे कि क्या है जनता का मूड। शुक्रिया मनीष जी। शाम के 7 बजने वाले हैं और अक्सर आप शाम को 7 बजे देश का सवाल कार्यक्रम करते हैं और देश का सवाल कार्यक्रम में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती है। लेकिन आज 7 बजे जवाब देने की कोशिश की जाएगी और जवाब ये कि महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता आने वाले चुनावों के बारे में क्या सोचती है, वहां के वोटर्स के मन में क्या चल रहा है। 21 तारीख को जब वो मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे तो किसको वोट का अधिकार देंगे और अपने वोट के अधिकार के इस्तेमाल के जरिए किस पार्टी को उन पर राज करने की आज्ञा वो देंगे। क्योंकि जनता जनार्दन होती है और जनता के मूड को हम आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हरियाणा के मन में क्या है। 21 तारीख को मतदान, लेकिन उससे पहले कौन मारेगा मैदान हरियाणा में। एक तस्वीर आपके सामने, बीजेपी 60 से 70 सीटों पर जीतती दिखाई दे रही है। आईएनएलडी 0 से 2 सीटें, कांग्रेस 15 से 20 सीट, अदर्स 4 से 13 सीटें। यानी जो हरियाणा की 90 विधानसभा सीटें हैं, पिछली बार एनडीए को वहां पर 47 सीट मिली थी और अब यह तस्वीर बढ़ रही है 60 से 75। तो यह हरियाणा की सबसे बड़ी तस्वीर। कौन मारेगा मैदान मतदान के दिन 24 तारीख को असल नतीजा सामने आएगा। लेकिन 24 तारीख से पहले एक जवाब जनता के मूड को समझकर हरियाणा में किसको कितनी सीटें, ये भी आप सिलसिलेवार तरीके से ओपिनियन पोल के जरिए अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। बीजेपी को 65 से 70 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस 15 से 20 सीटों पर सिमट सकती है, जेजेपी 4 से 8 सीटों पर सिमट सकती है, इनेलो 0 से 2 सीट पर और अन्य के खाते में 0 से 3 सीट। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों की ये तस्वीर जो असल नतीजों में बदलेगी या नहीं बदलेगी 24 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो सैंपल साइज इससे पहले हमने आपको बताया, वो सैंपल साइज के जरिए हम लोगों तक पहुंचे, वहां पर लोगों से बातचीत की। 2014 की भी तस्वीर देख लीजिए, क्या रहा था 2014 में। ये एक संभावित नतीजा हो सकता है लोगों के मूड को समझकर। 2014 की तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बीजेपी को 47 सीट मिली थी, आईएनएलडी को 19 सीट मिली थी, कांग्रेस को 15 सीट मिली थी, अदर्स के हिस्से में 9 सीटें गई थी। कुल 90 सीटें हरियाणा विधानसभा में। और उससे पहले यानी जो ओपिनियन पोल है, अगर वो ओपिनियन पोल असल नतीजों में साबित होते हैं तो इस बार बीजेपी को बम्पर जीत, यानी 2014 में जो जीत मिली थी उस 2014 के मुकाबले कहीं ज्यादा। चलिए मनीष जी, और एक सवाल में छोड़े जाता हूं। बीजेपी का नारा अब की बार 75 पार, लेकिन उससे 5 सीट कम हमारा जो प्रोजेक्शन है। जी, जाहिर सी बात है राकेश, मेरे साथ ओपिनियन पोल के इन आंकड़ों पर जो कि आपने बताया है, मेरे साथ एक पैनल है। जी, पैनल में राजनीतिक विश्लेषक हमारे अपने पॉलिटिकल एडिटर अजीत मेंदोला साहब मौजूद हैं। मेरे साथ विजय कौशिक जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हरियाणा के, वो मौजूद हैं। मेरे साथ सचिन भल्ला साहब भी स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल मेरा अजीत जी आपसे, चौटाला में टूट और कांग्रेस में फूट, बीजेपी को होता फायदा? बिल्कुल। और मैं जो हमारा ओपिनियन पोल है, अगर वो जो दिखा रहे हैं कि कांग्रेस को 15 से 20 सीटें मिल रही हैं, तो ये मैं कांग्रेस के लिए उपलब्धि मानूंगा। इसलिए उपलब्धि मानूंगा जो कांग्रेस आज जिस दौर से गुजर रही है, कांग्रेस में जिस हिसाब से फैसले किए गए आखिरी वक्त पे, जब चुनाव बिल्कुल सिर पे आ चुका था, तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान दी गई। और अगर उसको देखा जाए और जिस हिसाब से झगड़े वहां पे चल रहे, अशोक तंवर का पार्टी छोड़कर जाना, राहुल गांधी की 2 रैली हुई है वहां पे हरियाणा में, आपको हैरानी की बात होगी कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा जिनको बताया जा रहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन रैलियों में शामिल नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं ये टसल अभी आपस में पार्टी के अंदर चल रही है। और उसके बावजूद अगर 15-20 सीट कांग्रेस लाती है तो मेरा अपना ये मानना है कि कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक स्थिति होगी। और अब देखिए, चौटाला परिवार में पिछली बार एक पार्टी थी इनेलो, वो टूट गई, अब उसमें एक नई पार्टी जेजेपी निकली है। तो जेजेपी जो उम्मीद की जा रही है, तो जेजेपी को जितनी सीटें अगर इतनी आती है तो अच्छी बात है। इनेलो की लेकिन अजीत जी, इसमें अगर आप देखें, अगर जेजेपी को अगर किसी की विरासत मिलेगी तो वो देवीलाल की विरासत मिलेगी। देवीलाल की विरासत को ही लेके जेजेपी आगे बढ़ रहे हैं। जेजेपी पूरी पार्टी ने अपना जो फोकस रखा है वो देवीलाल को ही सामने रखा है,
कहीं ना जो इनेलो में जो ओम प्रकाश चौटाला का जो बाकी ओम प्रकाश चौटाला ने कोशिश करी, इनेलो के लिए भी वोट मांगे उन्होंने, लेकिन मुझे लगता है कि दुष्यंत चौटाला अपनी एक साफ सुथरी छवि को पेश कर ये जताना चाह रहे हैं कि आने वाला टाइम हमारा है, युवाओं को लेकर हम साथ चल रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा, अगर अभी 70 सीटें बता रहे हैं हम लोग, ये 75 पार का उन्होंने बीजेपी लेके चल रही है। अभी वोटिंग के लिए मेरे ख्याल से कल आखिरी दिन प्रचार बंद हो जाएगा और 21 तारीख को वोटिंग होगी, तो 2-3 दिन में काफी चीजें बदलेंगी। बीजेपी अपनी तरफ से बहुत ताकत लगा रही है और इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी चाहती है कि हरियाणा में इस बार हमको एक नया रिकॉर्ड बनाए। अगर 70 सीटें भी आती हैं तो भी एक नया रिकॉर्ड बनता है और कोई चमत्कारिक सीटें आएंगी। अगर 50-60 क्रॉस करती है कांग्रेस तो आगे तक जा सकता मेरा मानना। जी विजय कौशिक, आपके लिए बड़ी सुखद खबर दिख रही है। जो आंकड़े पहले ओपिनियन पोल आया था उसके मुताबिक जो अभी ताजा सर्वे हुआ है, जो जनता का मूड है, उसमें आपको 15 से 20 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो आपकी पार्टी में जो हुआ, तंवर को हटा दिया जाना, शैलजा का आना, फिर जो बिखराव है विपक्ष का, उसका आप पर कोई बहुत सीधा असर इन आंकड़ों की माने तो नहीं होता दिख रहा। हुड्डा जी और शैलजा जी को कमान मिलने से पहले कहीं ना कहीं आंकड़े यही रहे होंगे और हो सकता है कि आपका सर्वे उस चीज से प्रभावित रहा हो उस समय के जो समीकरण। देखिए विजय जी, मैं आपसे एक चीज साफ कर देना चाहता हूं, इन आंकड़ों की विश्वसनीयता पर आप सवाल नहीं कर रहा, लेकिन एक पब्लिक के अंदर जो एक सोच बन जाती है, पब्लिक का जिक्र कर सकते हैं। मैं उसी चीज को कह रहा हूं, विश्वसनीयता पर आप उंगली नहीं, विश्वसनीयता पर कोई उंगली नहीं। चैनल ने अपने तरीके से जो सर्वे किया है सही किया होगा, उसमें मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन आम पब्लिक में जो एक भावना थी हुड्डा जी से पहले, वो इसी तरह की भावना थी और कांग्रेस कहीं आती दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जब से हुड्डा जी को और शैलजा जी को कमान दी है, निश्चित तौर पर हरियाणा की जनता की उम्मीदें उनसे जुड़ गई हैं और जनता का सैलाब उनके साथ ये बता रहा है कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस बात के सबूत के तौर पर एक बात कहना चाहता हूं कि डॉक्टर अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी को खूब नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। विजय जी, मनीष जी, सिर्फ एक बात कह रहा था कि नींद में सपने देखते हैं, दिन में भी सपने देखने की बात, रिजल्ट सामने आ ही जाएंगे, कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, डॉक्टर अशोक तंवर जो लगातार 6 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वो जब कांग्रेस छोड़कर भागे और उन्होंने कहीं बसपा को समर्थन दिया, कहीं इनेलो को दे दिया, कहीं पर दुष्यंत चौटाला की पार्टी को दे दिया, उसके बावजूद भी कांग्रेसियों ने उन्हें कहीं स्वीकार नहीं किया, प्रदेश की जनता ने कहीं स्वीकार नहीं किया। विजय जी, पार्टी की हालत खराब हो गई, आगे भी बढ़ना है, महाराष्ट्र में भी बात, तो हरियाणा में कांग्रेस छोटा जवाब विजय जी हमें। मनीष जी, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कमान मिलने के बाद में, शैलजा जी को कमान मिलने के बाद में हरियाणा के समीकरण बदल रहे हैं। विजय सुनिश्चित करने की कोशिश करिए, आप विजय सुनिश्चित करने की कोशिश करिए। सचिन भल्ला, देखिए सचिन भल्ला, विपक्ष आपस में चुनाव लड़ रहा है, इसलिए कि नंबर 2 कौन होगा? सर, ये एक मैंने पहले भी बोला था कि ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अभी जो विजय जी बोल रहे थे, अजीत जी बोल रहे थे, जो इनके बारे में इनका साफ मुझे क्लियर बोलना ये दिखा रहा था कि एक बार तेरी बारी, एक बार मेरी बारी। और मुझे जो लगता है कि जो ये इन्होंने जो इतना आपने बोला कि आज 70 सीटें पार कर रही है, तो इसमें साफ नजर आता कहीं ना कहीं लोकतंत्र में की हत्या हो रही है और ईवीएम से कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हो रही है। इतना देखिए, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। प्रमाण देश की जनता है सर, देश की जनता है। जीएसटी, नोटबंदी और भी काफी, देखिए लोगों में त्राही हो चुकी है। इस टाइम इंडिया के अंदर आप देखेंगे, आप बिजनेसमैन को देखेंगे, जीडीपी को देखेंगे, आप देखेंगे, आप रिटर्न मेरे जैसा आदमी जो 60 लाख की रिटर्न भरता था, वो डाउन होकर 20 लाख पे आ गया। ये सारी धांधली नजर आ रही है। सचिन तेंदुलकर जैसी बैटिंग नहीं। अब हम हरियाणा के कुछ और आंकड़ों के साथ मैं आपको फिर एक बार राकेश पांडे के पास लिए चलता हूं। ओवर टू यू राकेश। तो लगातार कुछ सवालों के साथ भी हम लोगों के पास गए कि भारत का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है। नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 78.7% लोगों ने माना कि सबसे लोकप्रिय नेता। ममता बनर्जी 0.6%।
राहुल गांधी 6.8% लोगों ने माना, प्रियंका गांधी 5.8% और अन्य ने कहा, अन्य नेताओं की बातचीत की गई तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग नेताओं के राय में दी, वो आंकड़ा जो है वो 8.1% का है। हरियाणा में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है, यह भी हमने लोगों से पूछा। धारा 370 को लेकर 6.4% लोगों ने माना कि बड़ा चुनावी मुद्दा, जाट आरक्षण को 3.1% लोगों ने माना मुद्दा, राम मंदिर को 2.8% लोगों ने माना मुद्दा, रोजगार 49% लोगों ने माना कि ये बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही ये सवाल भी हमने पूछा कि क्या आप जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले से सहमत हैं। 85.8% लोगों ने माना कि हाँ बिल्कुल सहमत हैं। उन्होंने सरकार के फैसले के साथ अपनी सहमति जताई। ये भी सवाल हमने पूछा कि हरियाणा का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है। मनोहर लाल खट्टर यानी मौजूदा मुख्यमंत्री के पक्ष में 46.7% लोगों ने अपनी राय सहमति के तौर पर जताई, जबकि इसके करीब करीब आधे में है भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी 23.5% लोगों ने माना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकप्रिय नेता है, लेकिन सिर्फ 23.5% लोगों ने। दुष्यंत चौटाला के हिस्से में 18.1% लोगों की राय, जबकि अन्य के हिस्से में 11.7% लोगों की राय। इसके साथ ही एक और सवाल जो लेकर हम जनता के बीच गए कि क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस में नेतृत्व का संकट है। हाँ 64.5% लोगों ने माना कि यस कांग्रेस में नेतृत्व का संकट है। 26.8% लोगों ने कहा नहीं, जबकि 8.6% लोगों ने कहा वो कह नहीं सकते, यानी अपनी राय को वो जाहिर नहीं कर सकते। तो ये बड़े सवाल ओपिनियन पोल के साथ ही मनीष जी, मुझे लगता है ये बड़े सवाल बहुत हद तक जो हमने ओपिनियन पोल दिखाया उन आंकड़ों की तस्वीर बयां कर रहे हैं। ये जाहिर सी बात है, लेकिन हमारे साथ जवाहर यादव जो कि बीजेपी के प्रवक्ता, और इतना ही नहीं तो मनोहर लाल जो हरियाणा के 4 लाल हुए हैं उसमें एक नाम और जुड़ गया, मनोहर लाल खट्टर, उनके आप ओएसडी भी रहे हैं, वो भी जुड़ चुके हैं, और समीर दलवई, जी हां ये एनसीपी के नेता हैं मुंबई से, वो भी जुड़ चुके हैं। जवाहर साहब फिर एक बार आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और ये बधाई मैं आपकी इसलिए स्वीकार कर रहा हूं कि आपके पहले सर्वे में भी आया था, आपके अलावा और जो सर्वे सब में यही मैंडेट आ रहा है, और आपने तो अभी कुछ घंटे पहले इस सर्वे को समाप्त किया, उसके आधार पर भी यही निर्णय आ रहा है। और मेरे एक मित्र अभी कोई ईवीएम का रोना रो रहे थे, मुझे नहीं पता वो किस पार्टी का था, तब तक मैं उनको केवल सुन पा रहा था, देख नहीं पा रहा था। तो ये बताइए कि जब 70 में से 67 सीटें केजरीवाल ले गए थे तब वो ईवीएम कहां चली गई थी। इसलिए जनता के जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। ये आने वाला जनादेश 24 अक्टूबर को फिर सबके सामने आएगा। दूसरा, ये वो सरकार ऐसी है, एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं हरियाणा के इतिहास को लेकर बताऊं, आज तक हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक पार्टी जो सत्ता में रही है दूसरी बार भी वो बहुमत के साथ सत्ता में आई है। हुड्डा साहब 2 बार रहे हैं, पहली बार बहुमत के साथ और दूसरी बार अल्पमत में वो आए थे, बाकी जोड़ तोड़ करके उनकी सरकार बन गई थी। जवाहर साहब ये आंकड़े हैं, ये ओपिनियन पोल है। जवाहर साहब जनता के जनादेश का 24 तारीख तक इंतजार किया जाए, ये केवल आंकड़े हैं। ये आंकड़े जनता का मूड भांपने के लिए, जनता की नब्ज को समझने के लिए जमीनी हालात के आंकड़े हैं। जवाहर साहब देखिए, मैं तो तथ्यों पे इसलिए कह रहा हूं, जींद उपचुनाव हुआ विधानसभा का, जिसमें हम चौटाला के युवराज को भी हराया और इनके रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के जो चेहरे माने जाते हैं उनको भी जींद उपचुनाव में हराया। वो देश के वो सीट पहली बार हम जीते। उसके अलावा 5 नगर निगम चुनाव हुए, 5 के 5 में हम जीते। लोकसभा की 10 सीटें जीते। सर ये जब से ये ईवीएम आया, आपने अभी बोला कि पेट में दर्द हुई है। मैं कह रहा हूं भारत की जनता से पूछो जीएसटी में कितनी दर्द हुई है, व्यापारी मर गए हैं। मेरी बात सुनिए, नोटबंदी में आपने, नोटबंदी के लिए आपने क्या क्या किया। आप कह रहे हैं पेट में दर्द हो रही है। ईवीएम आप क्यों नहीं हटाते इसको। ईवीएम ऑटो रिक्शा में सचिन भल्ला बैटिंग रोकिए, सचिन भल्ला समय नष्ट न करें। ये बीच में कहां से आ गया इस वक्त, ये बीच में कहां से आ गया। रणदीप सिंह सुरजेवाला के बारे में मैं दावे के साथ कहता हूं, आज मोदी सरकार पूरी तरह से उनके क्षेत्र में लगी हुई है। अरे सर, मैंने हरानी बात की, मैंने आप लोग को रणदीप सुरजेवाला से आप लोग इतना डरते हैं, आपको डर है कि वो बीच में सरकार की खट्टर सरकार की आप नाकामी, खट्टर सरकार की आप नाकामी जनता हुई है। अरे सर, मैंने हरानी बात की, मैंने आप लोग को रणदीप सुरजेवाला से आप लोग इतना डरते हैं, आपको डर है कि वो बीच में खट्टर सरकार की, खट्टर सरकार की आप नाकामी
खट्टर सरकार की आप नाकामियां जनता तक लेके पहुंच नहीं सके। सचिन भल्ला, विजय कौशिक, आप सरकार की नाकामी लेके जनता से कनेक्ट नहीं कर पाए। आप क्या बात कर रहे हैं? सुरजेवाला जी उठा इनके खिलाफ आपने क्या आंदोलन किया? आपने क्या आंदोलन किए? बेरोजगारी का जो इंडेक्स है, बेरोजगारी की दर 28% है। आपने क्या किया? की समस्याओं को लेकर, अरावली को लेकर, हरियाणा में हुए घोटालों को लेकर हमने लड़ाई लड़ी। मैं बताता हूँ, रुकिए, ये चिदम्बरम के सहायक के फर्जी सहमत हूँ। देखिए, टीवी में बहस करने तक सीमित रहा विपक्ष। कोई विपक्ष ने आज तक बताइए बेरोजगारी को लेकर कौन सा आंदोलन खड़ा करा? कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर पाया विपक्ष। और उसका नतीजा देखिए, अब आप ईवीएम को कहें, ये कहें जीएसटी को, नोटबंदी को, राहुल गांधी जी भाषण दे रहे थे, राफेल को बोल रहे थे। मेरा ये मानना है का विषय आपने अपनी 2014 में मैनिफेस्टो में जो कहा है वो बताओ। आपने कोई भी काम नहीं किया, इससे साफ नजर आता है। देखिए ईवीएम के ऊपर कहीं ना कहीं आप रुकिए, अजीत जी को सचिन जी देखिए कहीं ना कहीं देखिए, हरियाणा में महाराष्ट्र दोनों राज्यों की हम सिलसिलेवार आपसे चर्चा करते हैं। आप बताइए कि कांग्रेस का नेता कौन है हरियाणा में? कांग्रेस ने कौन सा आंदोलन वहां पे खड़ा किया? राहुल गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदारी देने में 2 साल क्यों लगा लिए? जब कमलनाथ वहां के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बने थे हरियाणा के, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, क्यों राहुल गांधी ने रोक के रखा? राहुल गांधी ने लोकसभा से इस्तीफा, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा छोड़ दिया। जी, ये तक सुगबुगाहट आ गई थी कि हुड्डा जा रहे हैं। हुड्डा जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप देखिए, अपनी लाइन को लंबी खींचने के बजाय आप ये कहो कि साहब ईवीएम में गड़बड़ी हो गई या बीजेपी में गड़बड़ी कर रही है। आप ये तो देखो विपक्ष कहां खड़ा है, विपक्ष की क्या भूमिका निभा रहा है। देखिए आप देखिए, नहीं क्या किया आपने, क्या किया? आप अपने गिरेबान में एक बार झांक तो ले। मैं पार्टी से नहीं हूँ, कितने बच्चे मर गए दवाई के लिए। साफ कर दूं, मैं पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं राजनीतिक दल से नहीं हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि विपक्ष क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, विपक्ष क्यों भाग रहा है मैदान छोड़ के? राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद क्यों छोड़ा? सड़क पे उतर जाते थे। कौशिक विपक्ष आपस में नंबर 2 के लिए लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वे आम कार्यकर्ता बनकर कांग्रेस की तरफ से जनता की लड़ाई लड़ेंगे और पहले जिम्मेदारी दे। लगातार सवाल भागे जा रहे हैं जवाहर यादव से। जवाब जवाहर जी, क्यों नहीं? जवाहर जी, ये तमाम सवालों का जवाब। जवाहर जी से आवाज नहीं आ पा रही है। मुझे एक चीज बताइए विजय कौशिक, साफ दिखाई दे रहा है जैसा कि अजीत जी ने कहा, आपे में आ गए हमारे सचिन भल्ला साहब। इनकी बैटिंग करने की तो आदत ही है, मौका मिला, मैदान मिला, दे दनादन। लेकिन सचिन जी, आपको सोचना चाहिए कि जमीनी हकीकत जो है वहां विपक्ष बिखरा हुआ है। वहां विपक्ष, मैं विजय कौशिक से ले रहा हूं, मैं विजय कौशिक, विपक्ष बिखरा हुआ है। आप आपस में इसलिए लड़ रहे हैं कि नंबर 2 कौन रहेगा? नहीं, देखिए, हर जगह कहीं ना कहीं मतभेद पार्टियों में, नेताओं में है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कोई दूसरी पार्टी हो। लेकिन हरियाणा में मैं दावे के साथ कहता हूं, गुटबाजी को खत्म करने के लिए, जो एक पार्टी को मजबूती देने के लिए हुड्डा जी और शैलजा जी को जब से कमान दी गई है, माहौल बदल चुका है। आप देखिए, रणदीप सुरजेवाला जी हो चाहे कोई भी नेता हो, सब आज हुड्डा जी के साथ खड़े या नहीं खड़े। आज हरियाणा कांग्रेस में पूरी तरह से एकजुटता है, उसका फायदा कांग्रेस। विजय जी, हमारे साथ दीप कमल शरण भी जेजेपी के नेता जुड़ चुके हैं। दीप, आपके साथ देवीलाल जी की विरासत है, कहां पा रहे हैं आप अपने आप को? ओपिनियन पोल कोई बहुत उत्साहजनक आंकड़े नहीं दिखा रहा। सर, मैं एक तो आप सभी को नमस्कार करता हूं और आपके ओपिनियन पोल, क्योंकि आपने शुरू में ही कहा कि इसकी विश्वसनीयता पर सवाल ना खड़ा किया जाए, क्योंकि मेरा मन तो बहुत है, लेकिन आपने क्योंकि पहले कह दिया इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। बहुत बहुत आभार। जैसे चौधरी देवीलाल जी की विरासत का जिक्र किया, हम बहुत संतुष्ट हैं अपने काम को लेकर, अपनी मेहनत को लेकर, जो पिछले 1 महीने में खासतौर से हमारे प्रमुख नेताओं ने की है। हम ये नहीं कहते कि हम 60-70 सीटें जीतेंगे, हाँ 40 से 45 सीटों पर हम बहुत मजबूत हैं, उसके आसपास हम जरूर पहुंचने वाले हैं। दीप, मैं आपके पास एक छोटे से ब्रेक के बाद आऊंगा। दीप, मुझे एक ब्रेक लेने की मजबूरी है। ब्रेक के बाद महाराष्ट्र पर होगी चर्चा। क्या कहता है महाराष्ट्र का मूड? ओपिनियन पोल लगातार जारी है।